हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी आपके सामने हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम एक चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं पीछे से, दैट इज द बैंकिंग का आज हम देखने जा रहे हैं वीडियो पार्ट 3। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि आरबीआई क्या है और आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं। तो इससे पहले मैं 4 वीडियोस इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसमें से बैंकिंग का पार्ट 1, इसमें हमने क्या देखा है कि कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और कॉमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शंस हैं। फिर हमने वीडियो पार्ट 2 में क्या देखा है कि एक कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएशंस बाय कॉमर्शियल बैंक। इसमें हमने ये देखा था कि 1 लाख एक बैंक के पास मान लो प्राइमरी डिपॉजिट होता है, स्टार्टिंग में डिपॉजिट होता है, तो कैसे वो कॉमर्शियल बैंक उसको 10 लाख में कन्वर्ट कर लेते हैं, मनी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसी चैनल पे ही 2 वीडियोस और भी अपलोड हो चुकी हैं। पहला है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी पार्ट 1। इसमें यह देखा है कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं। फिर हमने पार्ट 2 में क्या देखा है, सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट के अंदर हमने देखा है M1 कॉन्सेप्ट, M1। फिर हमने देखा है कि मनी को कौन सप्लाई करता है। तो ये वीडियो अब हम शुरू कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आरबीआई क्या है और आरबीआई के क्या फंक्शन है। तो अब हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता ही है। इंडिया में हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बना है 1 अप्रैल 1935। इसको 1935 1 अप्रैल को सेंट्रल बैंक बनाया गया है। इससे पहले ये कॉमर्शियल बैंक था। इसको हम बोलते हैं एपेक्स बैंक, मतलब फादर ऑफ ऑल बैंक्स। जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, उसके अंडर में टीचर्स काम करते हैं, वैसे ही आरबीआई को एक हम प्रिंसिपल कह सकते हैं। और जितने भी नीचे एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, जितने भी बैंक कॉमर्शियल बैंक हैं, वो आरबीआई के नीचे ऐसे टीचर्स की तरह प्रिंसिपल की गाइडेंस में, मतलब आरबीआई की गाइडेंस में काम करते हैं। इसलिए आरबीआई को हम बोलते हैं एपेक्स बैंक, मतलब सबसे शिखर का बैंक। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है हमारा करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी का मतलब है कि आरबीआई को पावर है कि वो करेंसी इशू कर सकती है। क्यों कर सकती है? आरबीआई को ये हमने पावर क्यों दी हुई है? क्योंकि ये पावर अगर सारे कॉमर्शियल बैंक को दे दी जाए तो हर कॉमर्शियल बैंक अपनी मर्जी से कभी भी नोट्स पब्लिश करता रहेगा, करेंसी को पब्लिश करता रहेगा, नए नए नोट छापता रहेगा। पर ये पावर आरबीआई को ही मिली हुई है। जितने भी नोट पब्लिश करती है वो सारे आरबीआई ही करती है। पर जितने भी सिक्के और 1 रुपए के नोट वो पब्लिश कौन करता है? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। बाकी के जितने भी नोट है वो प्रिंट करने की पावर, पब्लिश करने की पावर किसको मिली हुई है? आरबीआई। आरबीआई के पास पब्लिश करने की पावर इसलिए भी है सिर्फ एक ही के पास, क्योंकि इससे हमारे जितने भी नोट पब्लिश होते हैं वो एक ही कलर के और एक ही इंक से बनते हैं। अदरवाइज हम अगर सभी कॉमर्शियल बैंक को नोट पब्लिश करने के लिए बोलते हैं तो हर कोई फिर अपनी अपनी करेंसी, हर कोई अपना कलर, हर कोई अपनी इंक यूज करने वाला है। पर यहां पर हम बात अभी क्या कर रहे हैं कि आरबीआई के पास सारी करेंसी अथॉरिटी उसी को ही मिली हुई है। बात करते हैं बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन किसके साथ करते हैं? कॉमर्शियल बैंक के साथ करते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट को भी अगर लोन लेना हो तो किसके पास जाना पड़ता है? आरबीआई के पास ही जाना पड़ता है। इसी तरह से ही थर्ड जो हमारा फंक्शन है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक क्यों बोलते हैं? अगर कॉमर्शियल बैंक को भी अगर लोन लेना है तो ये किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। फिर आरबीआई का ये भी फंक्शन है कि वो सभी बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है, सुपरविजन करता है। मतलब कोई बैंक कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हो, जहां पे लोन देना हो वहां पे लोन क्या पता ना देना हो, वहां नहीं देना चाहिए, तो उनके ऊपर पूरी निगरानी बना के रखता है आरबीआई। फिर चौथी हम बात करते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व की बात है क्या है कि हमने कल एक टॉपिक में देखा था कि जैसे ही हम बैंक के अंदर, कॉमर्शियल बैंक के अंदर हम जैसे ही 100 रुपीज सबमिट कराते हैं तो उसमें से कॉमर्शियल बैंक सिर्फ
800 रुपए का ही लोन दे सकता है, जिसमें से उसको 100 रुपीज आरबीआई के पास सबमिट करने पड़ते हैं और 100 रुपीज क्या करना होता है, हमको अपने पास SLR के रूप में रखना होता है। अब 1000 रुपए में से हमने कितने लोन पे दे सकते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक 1000 रुपए में से सिर्फ 800 रुपए लोन में दे सकता है, बाकी का फिर भी 100 रुपीज में से 1000 रुपीज में से 100 रुपीज 100 रुपए फिर भी हमने किसके पास रखे हैं, आरबीआई के पास रखे हैं। तो आरबीआई जितना भी कैश रिजर्व आता है इसकी वो कस्टडी करता है, उसकी देखभाल करता है। फिर बात आती है आगे की लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका क्या मतलब है, इस टॉपिक का मतलब यह है कि जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो कहां जाते होंगे, सिर्फ आरबीआई के पास ही जाते होंगे। जब भी कॉमर्शियल बैंक के पास मनी की प्रॉब्लम आती है, उन्हें शॉर्टफॉल आता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि मनी उनके पास क्रिएट नहीं हो पा रही है, तो वो मनी की हेल्प के लिए किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। फिर बात करते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या, जैसे सारे के सारे कुछ डिस्प्यूट होते हैं, कॉमर्शियल बैंक का आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अकाउंट का कोई सेटलमेंट करना है, बजटरी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ये सारे काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। फिर बात आती है 7th पॉइंट की, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई के पास ही सारी फॉरेन करेंसी को हम सेव करते हैं, लाइक पौंड, डॉलर, ये सारी फॉरेन करेंसी किसके पास सेव रहती है, आरबीआई के पास ही सेव रहती है। वो अपने पास सेफ्टी रखता है इसकी, और जब उसकी फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है तभी वो उसको यूज करता है। अब बात आती है 8वें पॉइंट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि आप जो भी बुक स्टडी कर रहे हो ये पॉइंट आपको अलग से स्टडी करने को मिले। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर हम दो टॉपिक देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, फिर दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इस 8th पॉइंट को हम बहुत अच्छे से और जरा ध्यान से देखने वाले हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि अमाउंट की क्वांटिटी ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमको क्या चेंज करना है, क्वांटिटी चेंज करनी है, इसके अंदर हमको मनी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है। इसके अंदर तो अमाउंट ही चेंज हो जाएगा, जबकि इसमें अमाउंट उतना ही रहने वाला है पर इसमें मनी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखो क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर को मान लो 100 करोड़ का लोन देते हैं। आरबीआई ने बोला हुआ है कि आपको इंडस्ट्री सेक्टर को कितने का लोन देना है, 100 करोड़ का ही लोन देना है। पर आरबीआई ने मान लो भी पॉलिसी चेंज कर दी, इसने क्या बोला कि अभी इंडस्ट्री सेक्टर को 200 करोड़ का लोन देना है। तो इसमें क्या हुआ, क्वांटिटी में ही चेंज आ गया। अभी बात करते हैं क्वालिटेटिव की। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा, डायरेक्शन हम चेंज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री सेक्टर को मैं लोन देता हूं 100 करोड़ का और एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देता हूं मान लो 50 करोड़ का। अब आरबीआई ने पॉलिसी चेंज कर दी। आरबीआई ने क्या पॉलिसी चेंज की, आरबीआई ने बोला कि 50 करोड़ तो देने हैं अब सिर्फ इंडस्ट्री सेक्टर को और 100 करोड़ देने हैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को। पहले टोटल कितना था, 150 CR। अभी भी अगर हम टोटल करें तो अभी भी टोटल कितना है, 150 CR। तो इसमें क्वालिटेटिव मेथड के अंदर क्या होने वाला है, सिर्फ हमारी मनी की डायरेक्शन चेंज होने वाली है। टोटल पहले भी उतना था, टोटल अभी भी उतना है, पर डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, इंडस्ट्री को पहले मिल रहे थे 100 CR, अभी कितने मिल रहे हैं 50 CR। एग्रीकल्चर को पहले मिल रहे थे मान लो 50 CR, अभी कितने मिल रहे हैं 100 CR का लोन इनको मिल रहा है। तो अभी हम इनका थोड़ा सा डिटेल में स्टडी अच्छे से देख लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं बैंक रेट। मान लीजिए पीएनबी को पैसे की जरूरत है, वो जरूरत के टाइम किससे लोन लेगा, आरबीआई से। आरबीआई इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, मान लो इस लोन के ऊपर 10%, और पीएनबी मान लो अपने कस्टमर को अगर पैसा देता है लोन पर तो पीएनबी लगाता है 12%। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम 10% के ऊपर ही लोन लेंगे पीछे से
और 10% के ऊपर ही दे देंगे। हमने कस्टमर को क्या चार्ज किया 12%, क्योंकि पीएनबी ने खुद भी तो 2% का मार्जिन कमाना ही है। अब मान लो आरबीआई को ये लगता है कि मार्केट के अंदर मनी काफी एक्सेस में है, तो आरबीआई क्या करेगी, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट को इंक्रीज कर देगी। आरबीआई या पीएनबी से लेगी 12%, तो अल्टीमेटली पीएनबी भी अपने इंटरेस्ट की रेट इंक्रीज करके क्या कर देती है 14% कर देती है। अब जो कस्टमर को पहले लोन मिलता था 12% के ऊपर, वही लोन अब कस्टमर को कितने में मिल रहा है 14% के अंदर। तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर लोन लेना कम कर देंगे, और लोन लेना जब कम करेंगे तो अल्टीमेटली कस्टमर के हाथों में, पब्लिक के हाथों में अमाउंट कब जाने वाला है। तो मार्केट के अंदर जो एक्सेस मनी है वो आरबीआई की नजरों में क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन ही कम लेंगे। इसी तरह से अगर आरबीआई को लगता है कि मनी ज्यादा क्रिएट करनी है, मार्केट में मनी की कमी है, तो आरबीआई इस परसेंटेज को कम भी कर सकती है, क्योंकि आरबीआई अगर ये परसेंट कम करेगी तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, पीएनबी भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट की रेट ऑटोमेटिकली अपने आप कम कर देगा, लोग ज्यादा लोन लेने लगेंगे, मार्केट के अंदर मनी का फ्लो हो जाएगा। फिर बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आरबीआई को यह लगता है कि मान लो मार्केट के अंदर पैसा बहुत एक्सेस लेवल में रखा हुआ है, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, जो भी सिक्योरिटीज रखी होती है, आरबीआई उसको सेल करना स्टार्ट कर देता है। वो किसको सेल करेगा, कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक के पास क्या चली गई, सिक्योरिटीज चली गई, कॉमर्शियल बैंक से क्या आया, आरबीआई के पास पैसा आ गया। तो आरबीआई उस पैसे को क्या करेगी, लेकर साइड में रख देगी। साइड में रखने से क्या आएगा, ऑटोमेटिकली मार्केट में से पैसा कम हो जाएगा, मार्केट में से मनी का फ्लो कम हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आरबीआई को यह लगता है कि मार्केट के अंदर पैसा कम है, तो आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज को लेना शुरू कर देगी, सिक्योरिटीज को परचेज करना शुरू कर देगी, और आरबीआई इसके बदले में कॉमर्शियल बैंक को क्या दे देगी, मनी दे देंगी, और कॉमर्शियल बैंक से ये पैसा किसके पास चला जाएगा, कस्टमर के पास चला जाएगा। तो इस तरह से आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में मतलब सिक्योरिटीज को सेल कर कर और परचेज कर कर मनी को कंट्रोल कर सकती है। फिर बात आती है कि एलआरआर और के अंदर ये सीआरआर और एसएलआर क्या है। ये टॉपिक हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए कॉमर्शियल बैंक में सबमिट कराए, तो कॉमर्शियल बैंक इस पूरे के पूरे 1000 रुपए का 1000 रुपए को ही लोन में नहीं दे सकता है। तो क्या करता है कॉमर्शियल बैंक, 800 तो मान लो कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया, लोन में दे दिए, और 200 क्या किया, इसने लीगल रिजर्व रेशो में रख दिया, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये हमने पिछली वीडियो में देखा है। इस 200 रुपीज में से भी अभी क्या होने वाला है, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई ने बोल रखा होता है कि तुमको कैश रिजर्व रेशो में कुछ पैसा रखना पड़ेगा, और दूसरा रखना पड़ेगा स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो का पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास खुद रखा रहता है। मान लो वो 100 रुपीज है, और ये 100 रुपीज कॉमर्शियल बैंक ने किसके पास सबमिट करा दिए, आरबीआई के पास सबमिट करा दिए। ये टॉपिक हमने अभी पढ़ा भी था, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। रिजर्व बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक के दिए हुए मनी को अपने पास सेफ रखता है। ये एलआरआर कौन डिसाइड करता है, ये सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है। एसएलआर कितना होगा, सीआरआर कितना होगा, ये वो खुद डिसाइड करता है। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1000 रुपीज 1000 रुपए हमने कॉमर्शियल बैंक में जमा कराए, कॉमर्शियल बैंक पूरा का पूरा लोन नहीं दे सकता है, 800 रुपए मान लो लोन में दे दिए, 200 रुपए सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने एलआरआर में रिजर्व में रख दिए। इस 200 रुपए में से भी 100 रुपीज कॉमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखता है, और ये 100 रुपीज किसके पास चले गए, ये आरबीआई के पास रखे रह गए। तो ये 100 रुपीज को आरबीआई क्या करता है, इसकी कस्टोडियन करता है, इसकी सेविंग करता है। अब बात आती है कि कॉमर्शियल बैंक ने ये 100 रुपीज अपने पास क्यों रखे हैं। मान लीजिए कि कोई भी कस्टमर अगर अपने बैंक अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए एटीएम से जाए, तो उसके अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए ना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या कस्टमर सिर्फ 100 रुपीज ही निकालने के लिए जाएगा, नहीं। अगर हम बैकग्राउंड के अंदर जाके देखें तो लाखों करोड़ों रुपया आता होगा जो
कॉमर्शियल बैंक का SLR में रखा रहता होगा। और ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि सारी की सारी पब्लिक एक वक्त पर एक साथ पैसा निकाल लेती हो। तो ये SLR का पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास खुद के पास रखा रहता है और ये वाला पैसा RBI के पास कस्टडी की फॉर्म में रखा रहता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे मनी की हमको डायरेक्शन चेंज करनी है। सिर्फ मनी एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है, जिसका एग्जांपल मैंने आपको अभी भी दिया था। इसमें से पहली बात आ रही है मार्जिन रिक्वायरमेंट की। फॉर एग्जांपल आपको होम लोन लेना है। होम लोन लेना है तो मान लीजिए आप कॉमर्शियल बैंक के पास अपना एक लोन लेते हो। आपको लोन लेना है मान लो 10 लाख रुपए का, और मान लो आपने SBI के पास अपनी एक प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। आपने उसको प्रॉपर्टी गिरवी रखी मान लो 15 लाख रुपए की, क्योंकि 15 लाख की प्रॉपर्टी रखोगे तभी तो वो कॉमर्शियल बैंक आपको 10 लाख का लोन दे पाएगा, राइट। क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू तो हमेशा हमको ज्यादा तो शो करानी पड़ती है, क्योंकि उसी के ऊपर ही हमको लोन मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर अब RBI को ये लगे कि मार्केट के अंदर लोन लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसको अगर ये लगता है कि लोग लोन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर मनी का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या होने वाला है, RBI इस मार्जिन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। अभी देखो मार्जिन कितना चल रहा है, 15 लाख के ऊपर हमको कितने का लाख का लोन मिलता है, सिर्फ 10 लाख का। मतलब 15 लाख की प्रॉपर्टी देकर हमको 15 लाख की प्रॉपर्टी के कागज गिरवी रखकर हमको कितने का लोन मिल रहा है, 10 लाख रुपए का। मतलब यहाँ पे गैप कितना है, 5 लाख का गैप है। ये 5 लाख का गैप इसको बोलते हैं मार्जिन। ये RBI ने डिसाइड किया हुआ है। अब मान लो कि RBI को लगता है कि मनी का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो RBI क्या करेगी, इस मार्जिन को मान लो 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर देती है, 7 लाख कर देती है। तो अभी देखो कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी 15 लाख की गिरवी रखी है, अगर 7 लाख का मार्जिन है, तो अभी लोन आपको कितना मिलने वाला है, 10 लाख की जगह सिर्फ 8 लाख ही मिलने वाला है। तो जब लोगों को ये लगेगा कि मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया है, लोन बहुत कम मिल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट में से एक्सेस मनी की प्रॉब्लम्स को सोल्व हो जाएगा। इसके उल्टा भी RBI चाहे तो कर सकती है, मार्जिन को कम करके अल्टीमेटली मनी का फ्लो मार्केट में ज्यादा बढ़ा सकती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मार्जिन को ज्यादा करके मनी क्रिएशन कम की जा सकती है। मार्जिन को अगर मैं कम कर देता हूं तो मनी क्रिएशन कह लो या ये कह लो कि लोन ज्यादा दिए जा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट का टॉपिक। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन। कभी कभी RBI को ऐसा भी होता है कि कॉमर्शियल बैंक के ऊपर हमको पेनल्टीज लगानी पड़ती है, फाइन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कॉमर्शियल बैंक गलत भी कर देते हैं, तो तब हमको वहां पर डायरेक्ट एक्शन भी लेना पड़ता है। फिर बात आती है मोरल सुजेन। ये वर्ड आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मोरल सुजेन क्या है। इसके अंदर क्या है कि RBI कॉमर्शियल बैंक को कुछ एडवाइस देती है अपनी मर्जी से, मतलब फोर्स तो नहीं कर सकती कि काम करना ही है, पर एडवाइस देती है कि ये चीज अच्छा है, ये गलत है, तुमको यहाँ पैसा लगाना चाहिए, यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक है, यह ठीक नहीं है, तुमको इस सेक्टर को लोन देना है और इस सेक्टर को लोन नहीं देना है, पर एडवाइस देती है। अब बात यह है कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को हम बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। इसके अंदर क्या है कि मान लो RBI ने एक पॉलिसी बना दी और वो पॉलिसी कॉमर्शियल बैंक को बोला कि तुमने इस सेक्टर को लोन देना है, इस सेक्टर को तुमने सिर्फ 50 करोड़ तक का ही लोन देना है, इस सेक्टर को आप इतने रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते। ये एक पॉलिसी है जो RBI के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक को मानना ही पड़ेगा, और इस पॉलिसीज को कॉमर्शियल बैंक को मानना ही पड़ता है। और कभी कभी जब RBI को जब भी लगता है कि इकोनॉमिक बहुत डाउन जा रही है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन जा रही है, तो हो सकता है कि RBI सारे कॉमर्शियल बैंक्स को ये ऑर्डर भी दे दे, ये पॉलिसीज भी अप्लाई कर दे कि
आपने लोगों को लोन अब ज्यादा से ज्यादा देना है, क्योंकि जब जब मार्केट के अंदर, कंट्री के अंदर मनी का फ्लो कम होता है तो आरबीआई क्या करती है, मनी का फ्लो ज्यादा करवाने के लिए कॉमर्शियल बैंक को एक पॉलिसी दे देती है कि तुमने अभी लोगों को लोन ज्यादा से ज्यादा देना है। अब हम बात करते हैं रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट सिंपल सी बात, जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है, शॉर्टफॉल चल रहा है, पैसे की कमी पड़ गई, तो कॉमर्शियल बैंक डेफिनेटली हेल्प के लिए किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई उसको लोन प्रोवाइड कराता है और इसके बदले में आरबीआई उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। जिस रेट से आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है इसको हम बोलते हैं रेपो रेट। फिर बात आती है रिवर्स रेपो रेट। कॉमर्शियल बैंक्स के पास जब जब अमाउंट एक्सेस में पड़ा रहता है, एक्सेस अमाउंट रहता है, तब कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, उस एक्सेस अमाउंट को आरबीआई के पास डिपॉजिट करा देता है। डेफिनेटली ये लोन का पैसा होता है या कह लीजिए कि एक सीआरआर वाला अमाउंट भी हो सकता है। लोन का पैसा मतलब कॉमर्शियल बैंक डेफिनेटली आरबीआई को लोन भी दे सकता है, तो जब भी अगर आरबीआई को जरूरत है तो इसके बदले में आरबीआई जिस रेट से इंटरेस्ट देता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब रेपो रेट वो रेट है जिस रेट से आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक से। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट से आरबीआई खुद इंटरेस्ट देता है कॉमर्शियल बैंक्स को। तो आई होप यहां तक का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।